एप्स्टीन्स फाइल्स के अंदर फिलिस्तीन और रशिया के आम लोगों को लेकर एक बड़ी ही हैरान कर देने वाली और चौंका देने वाली चीज नजर आई है। अब रशिया के लगभग 10 लाख लोगों के जरिए से फिलिस्तीन की जमीन पर पुतिन की मदद से इजराइल का क्या बड़ा मंसूबा अंजाम देने का इरादा था या अभी भी है, इस बारे में जानने से पहले आप लोग जरा इस इंसान को देखिए। इसका नाम है उहूद बराक। पिछले कुछ दिनों से ये इंसान इंटरनेशनल मीडिया में कुछ ज्यादा ही चर्चाओं में है और उसकी मेन वजह यही है कि ये दुनिया के उन चंद मशहूर लोगों में शामिल है कि जिसका नाम एप्स्टीन की फाइल्स के अंदर सबसे ज्यादा नजर आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप में से कुछ लोग तो इस इंसान को पहले से ही जानते होंगे। जो नहीं जानते हैं तो उनको जानकर हैरानी होगी कि ये कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि किसी दौर में ये इजराइल का प्राइम मिनिस्टर रहा है। जी हाँ, सबसे बड़ा लीडर। इसके अलावा यही इंसान किसी दौर में इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर भी था और हाँ, किसी दौर में ये इजराइल की जो आर्मी है उसका सबसे मेन जनरल भी हुआ करता था। तो कुल मिलाकर इजराइल की पॉलिटिक्स हो या फिर मिलिट्री हो, इन सारी ही चीजों पर इसे एक इंसान मतलब उहूद बराक का कंट्रोल हुआ करता था। मगर यही वो इंसान था कि जिसके बारे में अब क्लियर हो चुका है कि एप्स्टीन के साथ इसका एक लंबे वक्त तक गहरा कनेक्शन रहा था। ये इंसान न सिर्फ कई सालों तक लगातार उसके कांटेक्ट में रहा, बल्कि दर्जनों बार उससे मिला और उसके घर पर ठहरा। इसके अलावा एप्स्टीन का जो प्राइवेट प्लेन था उसके ऊपर भी सवार हुआ। और तो और उहूद बराक की वाइफ भी बिल्कुल हस्बैंड की तरह ही लंबे वक्त तक एप्स्टीन के कांटेक्ट में या फिर टच में थी। अब वैसे तो इस टॉपिक पर बातचीत करने के लिए बहुत कुछ है, मतलब उहूद बराक का नाम एप्स्टीन फाइल्स के अंदर कितनी बार आया है, कहां कहां आया है, कैसे आया है, ये लोग कितनी बार मिले, कहां कहां मिले, ये लोग क्या किया करते थे या क्या नहीं किया करते थे। मगर आज हम इन तमाम चीजों से अलग हटकर फोकस सिर्फ और सिर्फ एक मेन मुद्दे पर करते हैं, वही मेन चीज के जिसका जिक्र हमने बिल्कुल शुरू में भी किया था। दरअसल हाल ही के दिनों में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से ये जो एप्स्टीन से जुड़े हुए बेशुमार डॉक्यूमेंट्स या बाकी चीजें रिलीज की गई हैं, इन्हीं में एक रिकॉर्डिंग मौजूद है जो पिछले कुछ दिनों से इंटरनेशनल मीडिया में काफी डिस्कस की जा रही है। इस रिकॉर्डिंग के अंदर इजराइल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मतलब उहूद बराक को सुना जा सकता है कि जो एप्स्टीन को इजराइल और फिलिस्तीन की आबादी को लेकर काफी कुछ बता रहे हैं। ये चौंका देने वाली रिकॉर्डिंग कि जिसको दुनिया के लगभग सभी अहम मीडिया आउटलेट्स ने कवर किया है और अल जजीरा ने तो इसके ऊपर पूरा एक आर्टिकल भी लिखा है, ये हमको बताती है कि इसके अंदर उहूद बराक एप्स्टीन से कह रहे हैं कि मेरी जो कंट्री है इजराइल, वो अभी 10 लाख लोगों को और एब्जॉर्ब कर सकती है। उहूद बराक का इशारा क्लियरली उन यहूदी लोगों के ऊपर है कि जो रशियंस हैं। इसीलिए उहूद बराक ने एप्स्टीन से ये भी कहा कि मैंने तो प्रेसिडेंट पुतिन से कई बार कहा था कि वो हमारी मदद करें 10 लाख यहूदियों को इजराइल में बसाने के लिए, जिसके जरिए से इजराइल न सिर्फ उस बड़े खतरे से निपट लेगा कि जो लगातार फिलिस्तीनियों की बढ़ती हुई आबादी की वजह से पैदा हो रहा है, बल्कि इजराइल की पॉलिटिक्स में जो कट्टर यहूदियों का इन्फ्लुएंस है उसको भी खत्म किया जा सकेगा या उसको काउंटर किया जा सकेगा। अब यहाँ पर हम लोगों को दो चीजें नजर आई हैं कि जिससे इजराइल के एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को काफी परेशान देखा जा सकता है। पहली चीज है फिलिस्तीनियों की बढ़ती हुई आबादी और दूसरी चीज है उनके अपने ही यहूदी लोगों में से कुछ खास लोगों का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस। इन दोनों ही चीजों को बारी बारी से समझते हैं। अब यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों को ये चीज पहली बार सुनकर शायद काफी अजीब लगेगा कि पिछले कुछ वक्त से इजराइल अपने लिए जिस चीज को सबसे बड़ा खतरा समझता है वो कोई बाहर का दुश्मन नहीं बल्कि उसकी अपनी ही डेमोग्राफी है। जी हाँ, वो उथल पुथल के जो पिछले कुछ वक्त से इजराइल की जनसंख्या में बड़ी तेजी के साथ देखी जा रही है। बात यह है कि 1948 में जब इजराइल को बनाया गया था तो इसको एक ज्यूश स्टेट मतलब कि एक यहूदी राष्ट्र बनाने के लिए 1948 से पहले या उसके बाद के वक्त में एक बड़े लेवल पर दुनिया के अलग अलग इलाकों से यहूदियों को लाकर यहाँ पर आबाद किया गया था। और ये सब कुछ इसीलिए किया गया था ताकि इस खास इलाके में यहूदियों की एक अच्छी खासी आबादी इकट्ठा हो जाए, यहूदी मेजॉरिटी में हो जाए और इजराइल एक ज्यूश स्टेट बन पाए। वरना पहले तो इस खास इलाके में रहने वाले लोग मेनली अरब ही हुआ करते थे। वक्त के साथ इस मकसद में कामयाबी मिल भी गई क्योंकि इतने बड़े लेवल पर दुनिया के अलग अलग इलाकों से यहूदियों को यहाँ पर लाया गया कि आखिरकार जो यहूदी आबादी थी वो अरब आबादी से ऊपर निकल गई। मगर अब कि जब कुछ डिकेड्स गुजर चुके हैं तो पिछले कुछ वक्त से अचानक से इजराइल एक बार फिर से वही परेशानी का सामना कर रहा है कि जो उसको शुरुआती दौर में हुआ करती थी। मतलब आज की डेट में जहाँ एक तरफ इस खास इलाके में अरबों की आबादी बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है तो वहीं जो यहूदी लोग हैं उनकी अरबों के मुकाबले में आबादी गिर रही है। इनफैक्ट कुछ नई रिपोर्ट्स तो अब ये भी दावा
करने लगी हैं कि अगर पूरे के पूरे एरिया पर नजर डाली जाए, मतलब कि वेस्ट बैंक, गाजा और जो इसराइल वाला पूरा इलाका है, इस पूरे ही इलाके को अगर देखा जाए तो आज की डेट में जो अरबों की आबादी है वो यहूदियों की आबादी से ऊपर निकल भी चुकी है। यहाँ पर जिन लोगों को नहीं पता है उनको ये बता देना भी जरूरी है कि जो अरब या मुस्लिम लोग हैं वो सिर्फ फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक और गाजा के इलाके में ही नहीं रहते हैं, बल्कि वो तो एक बड़ी तादाद में उस खास इलाके में भी रहते हैं कि जिसको आज इंटरनेशनली इसराइल माना जाता है। जी हाँ, खुद इसराइल के अंदर भी जो टोटल आबादी है उसका 20-21% अरब लोग हैं, और इसराइल में रहने वाले इन अरबी लोगों में भी बहुत कम ही तादाद में ईसाई या दुरूजी जैसे दूसरे धर्मों के लोग मिलेंगे, वरना सारे के सारे मुस्लिम ही लोग हैं। तो अब हम लोगों के सामने एक क्लियर पिक्चर ये है कि या तो इसराइल फौरन 2 स्टेट सॉल्यूशन पर अमल करे, मतलब 2 देश बनाए, एक फिलिस्तीन नाम का, एक इसराइल नाम का, जिसकी वजह से ज्यादातर अरब लोग तो ऑटोमेटिकली दूसरे देश में चले जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो आबादी के ऊपर नीचे होने का खतरा है, इससे इसराइल महफूज हो जाएगा। मगर अगर वो 2 स्टेट सॉल्यूशन पर अमल नहीं करता है, जो कि आजकल के उसके नेताओं को देखकर लगता भी है, तो इस कंडीशन में फिर 2 ही सूरतें नजर आएंगी कि या तो वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं रहेगा, या अगर वो डेमोक्रेटिक कंट्री रहेगा तो उसके बाद तो फिर वोटिंग के जरिए से ये जो बड़ी हुई अरब आबादी है ये अपने हिसाब से वहाँ की लीडरशिप को, वहाँ के सिस्टम को, सब कुछ चेंज कर लेगी। और जैसा कि हम जानते ही हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड में इसराइल हमेशा से ही ये प्रमोट करता आया है कि वही मिडिल ईस्ट की इकलौती डेमोक्रेसी है, वही है कि जहाँ पर जमहूरियत मौजूद है, जहाँ पर लोग वोट डालते हैं और जहाँ पर इलेक्शन होते हैं और लीडर्स लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, वरना मिडिल ईस्ट के बाकी इलाकों में तो बादशाहत या फिर डिक्टेटरशिप वगैरह है। अब साथियों, ये तो वो पहला पॉइंट था कि जिसको लेकर उहूद बराक को रिकॉर्डिंग में परेशान देखा जा रहा था। अब अगर दूसरे पॉइंट पर नजर डालें तो उसके लिए आपको पहले ये समझना होगा कि दरअसल इसराइल के अंदर जो यहूदी भी हैं वो भी आपस में काफी बटे हुए हैं। इनमें से कुछ हैं कि जिनको अश्केनाजी ज्यूश कहा जाता है, कि जिनका ताल्लुक हिस्टोरिकली ईस्टर्न यूरोप के इलाके से हुआ करता था, जबकि कुछ हैं कि जिनको मिज़राही यहूदी कहा जाता है, कि जो आज के नॉर्थ अफ्रीका या फिर मिडिल ईस्ट के ही इराक और यमन जैसे इलाकों से ताल्लुक रखा करते थे। इनमें कुछ हैं कि जो बहुत कट्टर जायोनिस्ट हैं मगर धर्म के मामले में उनकी दिलचस्पी कम है, जबकि कुछ हैं कि जो धर्म के मामले में बहुत कट्टर हैं मगर ये जो जायोनिज्म आइडियोलॉजी है इसमें उनको कम दिलचस्पी है। और इन तमाम अलग अलग किस्मों के बीच में एक नाम नजर आता है हरीदी यहूदियों का एक वो ग्रुप कि जिसको आप आसानी के लिए अपनी जबान में उनका एक फिरका भी कह सकते हैं, कि जो आज के दौर में शायद सबसे कट्टर नजर आता है। इनके चाहे मर्द हो या औरतें हों, हर जगह पर आप लोगों को एक खास ड्रेस कोड में नजर आएंगे। इनकी औरतें हमेशा फुल कवर करने वाली ड्रेस को तो पहनती ही हैं, बल्कि कभी कभी तो आप इनकी कुछ औरतों को ऐसे कपड़ों में भी देख लेंगे कि जिनको देखकर महसूस होगा कि मानो ये कोई मुस्लिम औरत है। हरीदी ये वो लोग हैं कि जिनके अगर आप लोग इतिहास पर नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि यूरोप के अंदर जिस दौर में जायोनिज्म की आइडियोलॉजी शुरू हुई थी, मतलब इसराइल को बनाने का जो मंसूबा शुरू हुआ था, उसके ये लोग पूरी तरीके से खिलाफ हुआ करते थे। यूरोप के जिस जिस इलाके में इस मिशन पर काम चल रहा था उस इलाके में रहने वाले हरीदियों ने इस पूरे मामले का विरोध किया था। उनका कहना था कि इस तरीके से स्टेट ऑफ इसराइल को बनाना यहूदी धर्म के ही खिलाफ है। यहूदियों को इंतजार करना चाहिए उस वक्त तक कि जब उनका मसीहा आ जाए और उनका मसीहा ही इस काम को अंजाम देगा। मगर जैसा कि हम जानते हैं कि आगे फिर 1948 में आखिरकार स्टेट ऑफ इसराइल एस्टेब्लिश हो ही गया था, तो उसके बाद हरीदी लोगों ने भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया और यहाँ पर कुछ समझौतों के साथ रहना शुरू कर दिया। समझौता यही था कि वो धार्मिक तौर पर तो इसको